हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का 7th चैप्टर निर्देशन या डायरेक्टिंग, इस चैप्टर का हमने पिछले वीडियो में निर्देशन के तत्व हम देख रहे थे। निर्देशन के 4 तत्व हैं: पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व और संप्रेषण। तो पर्यवेक्षण हमारा टॉपिक अभी चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है ये देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यवेक्षण का महत्व, आवश्यकता और कार्य। तो थोड़ा एक वाक्य में पर्यवेक्षण क्या है ये समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा, लेकिन मैं एक वाक्य में बता देती हूँ कि पर्यवेक्षण यानी अपने अधीनस्थों को जो काम दिया गया है करने के लिए उस काम की देखरेख करना यानी पर्यवेक्षण। तो हमारा अब अगला टॉपिक है पर्यवेक्षण का महत्व, आवश्यकता या कार्य। इसका पहला बिंदु है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। संसाधनों का यदि श्रेष्ठतम प्रयोग करना है तो पर्यवेक्षण का कार्य विशेष रूप से करने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यवेक्षण करते हुए संसाधनों में यदि कोई खराबी, टूट फूट या अपव्यय होता है तो उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की समस्याएं शीघ्र समाधान हो जाता है और कम समय व्यर्थ होता है और उत्तम काम होता है। यदि देखरेख की जाए अपने अधीनस्थों के द्वारा किए जाने वाले काम की, तो जो भी संसाधन उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, यदि उनमें कुछ समस्याएं आती हैं तो वो कम समय में बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। फिर अगला है कर्मचारियों से मित्रवत व्यवहार। पर्यवेक्षण कार्य करने से पर्यवेक्षक और कर्मचारियों के बीच में मित्रवत व्यवहार हो जाता है और इस कारण पर्यवेक्षक की बात को महत्व देते हुए सभी कर्मचारी मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और अच्छी से कार्य करते हैं। क्योंकि बार बार जब पर्यवेक्षक जहां कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां आएंगे तो बार बार मिलने से उनके व्यवहार में मित्रता आएगी और सारे पर्यवेक्षक के कार्य को सुनेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। अगला है सहज एवं शीघ्र संप्रेषण। कर्मचारी अपनी समस्याएं और सुझाव पर्यवेक्षण कार्य करने के दौरान सहज रूप से पर्यवेक्षक को देते हैं, जिन्हें पर्यवेक्षक उच्चाधिकारियों तक प्रेषित करते हैं और पर्यवेक्षण से संप्रेषण शीघ्र हो जाता है। मान लीजिए कोई कठिनाई है तो पर्यवेक्षण करने वाले से यदि कर्मचारी शीघ्रता से अपनी बात को बताते हैं और वो जो पर्यवेक्षक हैं वो अपने और ऊपर अधिकारियों को वो बात बताते हैं, जिसके कारण बात यहां से वहां पहुंचना बहुत कम समय में हो पाता है। फिर है अनुशासन की स्थापना। यदि नियमित कर्मचारियों का पर्यवेक्षण किया जाए तो एक अनुशासन बन जाता है और अनुशासन बनने के कारण शीघ्रता से लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाती है। फिर अगला है आंतरिक एकता में सहयोग। पर्यवेक्षक अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य से कर्मचारियों के आपसी एकता को स्थापित करता है। कर्मचारियों की एकजुटता संस्थान की उन्नति में सहयोग करती है। जब बार बार पर्यवेक्षक आकर मिलेगा, अपने बुद्धिमत्ता के विचार को स्थापित करेगा, एकता को प्रेरित करेगा, तो जो अंदर की एकता है वो बढ़ेगी और वो लक्ष्य को तुरंत प्राप्त करने में सहयोग करेगी। फिर मात्रा और स्तर। सतत पर्यवेक्षण से उत्पादन की मात्रा और उसका स्तर बना रहता है। तनिक भी कमी की स्थिति में पर्यवेक्षक के द्वारा स्थिति आती है तो पर्यवेक्षक के द्वारा दूर कर ली जाती है। मात्रा और स्तर। पता है कि पर्यवेक्षण करने कोई ना कोई आएगा तो मजदूर या कर्मचारी भी बहुत अच्छे से कार्य करते हैं कि कुछ समय बाद हमारे कार्य का निरीक्षण होने वाला है, इसलिए वो जितना काम करते हैं उसकी मात्रा और जिस प्रकार का काम करते हैं वो स्तर वो मेंटेन किए होते हैं। फिर कार्य में गति। सतत पर्यवेक्षण के कारण शीघ्रता से कार्य होता है और सतर्कता से भी कार्य होता है। फिर योग्यता को महत्व।
पर्यवेक्षण कार्य के दौरान योग्य व्यक्तियों और श्रमिकों की पहचान करके उनकी योग्यता के अनुरूप उनको दूसरा कार्य देना या उनको और ऊंचे स्तर का कार्य देना, ये पर्यवेक्षक करने वाला पर्यवेक्षक जो है वो इस बात का ध्यान रखता है और उसकी योग्यता को महत्व मिलता है। अंतिम हमारा महत्व है श्रमिक मालिक संबंध। पर्यवेक्षक श्रमिकों एवं मालिकों के मध्य मधुर संबंध बनाने में सहयोगी होते हैं, क्योंकि वो श्रमिकों से भी और अपने अधिकारियों से, दोनों से मिलते रहते हैं। ये बीच की कड़ी है, इसलिए श्रमिक और मालिकों के संबंध को अच्छे बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षक हमेशा कार्य करते। अब हमारा अगला टॉपिक है पर्यवेक्षक के कार्य। तो पर्यवेक्षक क्या क्या कार्य करता है? सबसे पहला है कार्य की योजना बनाना। जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्षक अपने कार्य की दैनिक साप्ताहिक योजना बनाने का कार्य करता है। दैनिक कार्य योजना यानी आज इस दिन में इतना काम हो जाना चाहिए, या फिर साप्ताहिक कार्य यानी इस सप्ताह में इतना कार्य हो जाना चाहिए। ये पर्यवेक्षक कार्य करवाने के पहले अपनी योजना बना लेता है। फिर अगला है अभिप्रेरित करना। मौद्रिक या अमौद्रिक प्रेरणा देकर अपने अधीनस्थों को प्रेरित करने का कार्य पर्यवेक्षक करता है। मौद्रिक यानी रुपयों के माध्यम से प्रेरणा देना या बिना रुपयों के भी प्रेरणा देना। कुछ अच्छे उनका यदि कोई पैसा देना हो तो चेक वगैरह देकर या लिफाफे में पैसा रखकर किसी अच्छे कार्य के लिए कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सकता है, या फिर केवल प्रशंसा करके भी उनको प्रेरित किया जा सकता है। फिर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन। कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए पर्यवेक्षक प्रशिक्षण देता है अधीनस्थों को या मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। फिर विभागीय लेखे रखना। अपने विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के लेखे पर्यवेक्षक रखता है। उच्च अधिकारी को मांगने पर पर्यवेक्षक वो सारे लेखे उच्च अधिकारी को देता है, यानी रिकॉर्ड रखता है। फिर है सुरक्षा। अपने विभाग में सुरक्षा बनाए रखने का कार्य पर्यवेक्षक करता है ताकि दुर्घटनाओं से रोका जा सके। यदि दुर्घटना संबंधित कोई प्रक्रम चल रहा है तो पर्यवेक्षण के दौरान छोटी छोटी गलतियां या छोटे छोटे अव्यवस्थाओं को दूर करके सुरक्षा प्रदान की जा सकती है पर्यवेक्षक के द्वारा। फिर है लक्ष्य की प्राप्ति। उपक्रम द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति का कार्य पर्यवेक्षक के द्वारा ही संपन्न कराया जा सकता है। जब वो ध्यान देगा तभी लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य संपन्न होगा। इसके लिए मानव, माल और मशीन के समुचित उपयोग पर नियंत्रण रखने का कार्य पर्यवेक्षक का है। अब हम देखते हैं अगला हमारा तत्व है निर्देशन के तत्व में। हमने पहला तत्व पर्यवेक्षण देखा जो यहाँ पर पर्यवेक्षक के कार्य के बाद समाप्त होता है। अब हम अगला तत्व देखते हैं अभिप्रेरण या मोटिवेशन। अभिप्रेरण या मोटिवेशन, मोटिवेशन शब्द अंग्रेजी के मोटिव से लिया गया है जिसका अर्थ है प्रेरणा। प्रेरणाएं मानवीय आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति को कहते हैं। कोई मनुष्य यदि कोई कार्य करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई आवश्यकता होती है जिस कारण से वह कार्य करता है, और वही आवश्यकता उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यानी यदि कोई कमाने के लिए बाहर जाता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ आवश्यकता है तब वो जाता है। यदि किसी को आवश्यकता न हो तो वो कभी कमाने बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो कोई भी सामान पैसों से खरीद सकता है और पैसे तभी मिल पाएंगे जब वो कोई कार्य करेगा। तो जब कार्य करने के पीछे उसकी प्रेरणा यह है कि उसको अपना और अपने बच्चों का पेट पालना है, इस आवश्यकता के कारण ही वो, इस आवश्यकता से प्रेरित होकर ही वो पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है। उसे कहते हैं मोटिवेशन। अब मोटिवेशन की परिभाषा में हम देखते हैं डेल एस बीच के द्वारा। अभिप्रेरण को एक लक्ष्य या पुरस्कार की प्राप्ति के लिए अपनी शक्ति के प्रयोग करने की तत्परता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी अभिप्रेरण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरस्कार है जो व्यक्ति अपनी
शक्ति को प्रयोग करने में तत्परता दिखाता है, यानी जब वो तत्परता से कार्य करेगा तब वो अपने आवश्यकता का या कार्य करने का पुरस्कार प्राप्त करेगा। यानी आवश्यकता होगी तब वो प्रेरित होगा और कार्य करने जाएगा, और जब वो कार्य करेगा तो उसे पुरस्कार के रूप में उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं अभिप्रेरणा की विशेषताएं, लक्षण या प्रकृति। पहला है अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। अभिप्रेरणा वास्तव में व्यक्ति की एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर से आना चाहिए, तभी वास्तव में कहा जा सकता है कि मनुष्य मानसिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित हुआ है। जब तक मनुष्य खुद अपने मन से कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होगा, तब तक उसको बाहर से धक्का देने के बाद भी वो कार्य नहीं करेगा। ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। किसी कार्य को करने की इच्छा जब उसको अंदर से होगी, जब अंदर से उस कार्य को करने की प्रेरणा मिलेगी, तभी वो ये कोई भी कार्य करेगा। तो अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। फिर संपूर्ण व्यक्ति प्रेरित होता है, उसका एक भाग प्रेरित नहीं होता है। तो जब किसी को भी अभिप्रेरणा दी जाती है तो कोई व्यक्ति पूरा अभिप्रेरित होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। व्यक्ति का कोई एक भाग कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होता, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो संपूर्ण एक व्यक्ति है, उसको अलग अलग भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। फिर अगला है लक्ष्य द्वारा अभिप्रेरणा मिलती है। अभिप्रेरणा के लिए केवल आवश्यकता होना काफी नहीं होता, प्रेरणा और लक्ष्य के निकट का संबंध होता है, क्योंकि मनुष्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही कार्य करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवश्यकता के साथ ही लक्ष्य का भी होना अभिप्रेरणा के लिए आवश्यक है। यानी कुछ न कुछ लक्ष्य सामने हो तभी व्यक्ति प्रेरित होगा कार्य करने के लिए। जैसे आज भूख लगी है लेकिन हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो आज का खाना प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, और तब हमारा शरीर हमको, हमारा मन हमको प्रेरित करेगा कि जाओ बाहर जाके काम करो, तब हमको आने के बाद खाना मिलने वाला है। तो लक्ष्य और अभिप्रेरणा एक दूसरे से संबंधित है। अभिप्रेरणा एक अनंत प्रक्रिया है। अगला, अभिप्रेरणा एक गतिशील क्रिया है। प्रबंध को कर्मचारी से अभिप्रेरणा का संचार करने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना पड़ते हैं। इसका कारण है कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं, इसलिए अभिप्रेरणा कभी भी खत्म न होने वाली होती है। मोटिवेशन, हर एक कार्य के लिए या अगले दिन कार्य करने के लिए हमारे पास मोटिवेशन होना चाहिए, प्रेरणा होना चाहिए, तभी हम कार्य करते हैं। और आवश्यकताएं अनंत होने के कारण हम सतत कार्य करते रहते हैं, और अभिप्रेरणा का कार्य भी सतत चलता रहता है। मनुष्य की एक आवश्यकता खत्म हो गई तो उसका लक्ष्य खत्म हो गया, और फिर वो कैसे प्रेरित होकर काम करने जाएगा, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। आज यदि एक आवश्यकता पूरी हुई तो कल दूसरी आवश्यकता के लिए वो कार्य करने के लिए बाहर जाएगा। इसलिए आवश्यकताएं अनंत होने के कारण अभिप्रेरणा भी एक अनंत प्रक्रिया है। फिर अभिप्रेरणा वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार की हो सकती है। मोटिवेशन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकता है, क्योंकि ये पूरी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति किस प्रकार की अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है, ये जानने के बाद उस प्रकार का कार्य किया जाता है। कभी कभी कुछ लोग केवल तारीफ करने से अभिप्रेरित हो जाते हैं, और कभी कभी कुछ लोग पैसों से अभिप्रेरित होते हैं। तो अभिप्रेरणा किसी भी दोनों प्रकार की हो सकती है, वित्तीय अभिप्रेरणा और गैर वित्तीय अभिप्रेरणा। फिर अभिप्रेरणा कार्य का आधार है। अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को करने का आधार है। अभिप्रेरणा मिलने पर एक व्यक्ति अधिक और अच्छा कार्य कर सकता है। तो वो अभिप्रेरणा कैसे भी हो सकती है। यदि तारीफ कर दी जाए तो ही व्यक्ति अगले दिन बहुत अच्छा कार्य कर लेता है, ये भी एक अभिप्रेरणा हो सकती है। फिर प्रेरणा मनोबल से भिन्न है। अभिप्रेरणा और मनोबल दो अलग अलग क्रियाएं हैं। अभिप्रेरणा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि मनोबल कार्य करने की इच्छा है। मनोबल होगा और प्रेरणा नहीं होगी तो भी कार्य होगा, लेकिन प्रेरणा होगी और मनोबल होगा नहीं होगा तो कौन काम करेगा। मनोबल यानी मन से करने की इच्छा, और प्रेरणा यानी उस इच्छा को और बढ़ाना। फिर अभिप्रेरणा से कार्य संतुष्टि मिलती है।
अभिप्रेरणा किसी भी व्यक्ति को कार्य संतुष्टि प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अभिप्रेरित व्यक्ति ही कार्य को रुचि से कर सकता है, जिससे उसे कार्य की संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी प्रेरणा के बाद जब वो कार्य करता है तो उस कार्य को करने के बाद उसको असीम संतुष्टि प्राप्त होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।